हेलो, नमस्कार। आज मैं बिहारी सत्सई के 103 से आगे के दोहे व्याख्या की दृष्टि से आपके सम्मुख लेकर प्रस्तुत हूँ। बिहारी सत्सई नीति, श्रृंगार और भक्ति की सरिता है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। कवि की काव्य कला और उनकी कल्पना शक्ति और समाहार शक्ति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत उदाहरण है बिहारी सत्सई। मैं एक एक दोहा आपके सम्मुख व्याख्या की दृष्टि से रख रहा हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं कवि इस दोहे में। खौरी पनिच भ्रिकुटी धनुष बधिक समरू तजिकानी हनतु तरुण मृग तिलक सर सुरक भाल भरी तानी। खौरी पनिच भ्रिकुटी धनुषु बधिकु समरु तजिकानी हनतु तरुण मृग तिलक सर सुरक भाल भरी तानी। जरा इसके कुछ कठिन शब्दों को देखें पहले। खौरी अर्थात खौर यानी आड़े तिलक को कहा जाता है, जो बीच में खुरचावासा होता है। पनिच धनुष के लिए आया है। खौरी पनिच दोनों का मिलकर के अर्थ बनता है कि भ्रकुटी को धनुष के रूप में बताया है। बधिक का अर्थ व्याघ्र और शिकारी होता है। कानी का अर्थ रुकावट, रोक टोक। सुरक का अर्थ नाक पर तिलक जो लगाया जाता है उसको कहा जाता है, जो माथे की आकृति जैसा होता है। भाल का अर्थ भल यानी भाले का फल। सुरक भाल यह भी खौरी पनोची की भांति समस्त पद है और इसका अर्थ सुरक है, भाल जिसमें ऐसा। सुरक भाल जिसमें ऐसा अर्थ होता है। यह पद तिलक सर का विशेषण है। भरितानी का अर्थ भरपूर तान कर। कहने का भाव क्या है देखिए। प्रसंग यह है कि नायिका के तेवर चढ़ाने पर नायक रिझ जाता है। नायिका नाराज होती किसी बात पर और उसके तेवर चढ़ जाते हैं। ऐसे चढ़े हुए तेवर देखकर नायक और अधिक खुश होता है, क्योंकि रिझे हुए तेवरों के कारण नायिका का सौंदर्य और अधिक आकर्षक बन पड़ता है। उस आकर्षक सौंदर्य पर रीझ कर नायक स्वयं से कहता है, क्या कहता है, वही बातें इस छंद में बिहारी जी ने प्रकट की हैं। कह रहे हैं कवि, तुम्हारी ये भ्रकुटी रूपी धनुष और माथे पर जो तुम्हारा तिलक है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। ये ऐसा लगता है कि मानो कामदेव का धनुष हो और तिलक वो बाण हो जो सामने वाले पर खींचकर चलाया जाता है। जो युवा मृगों का शिकार करता है। इस बाण का निशाना बड़ा अचूक है। जिस पर भी यह बाण लगता है वो बधिक के हाथों शिकार हो जाता है। कहने का भाव है, नायिका का रूप सौंदर्य और अधिक आकर्षक हो जाता है। उसकी तनी हुई भ्रुकुटी और तिलक जो है वो धनुष की तरह दिखाई पड़ता है
और उस सौंदर्य को देखने वाले पर वो धनुष बाण यानी उस सौंदर्य का प्रभाव बड़ा अमिट होता है। वह युवा से युवा हृदयों के दिल का भी शिकार कर लेता है। अर्थात जो भी कोई उस सौंदर्य को उस समय देख लेता है वह उसी नायिका का होकर के रह जाता है। उसके मन में उसके प्रति प्रेम भाव पैदा हो जाता है। वो कभी भी उस सौंदर्य को, उस दृष्टि को अपने मन से हटा नहीं पाता है। ऐसा है आकर्षक उस नायिका का सौंदर्य। अगला छंद देखें। नीको लसतु लीलार पर टीको जरितु जराई छवि ही बढ़ावतु रवि मनो शशि मंडल में आई। नीको लसतु लीलार पर टीको जरतु जराई छबहि बढ़ावतु रवि मणि शशि मंडल में आई। कठिन शब्द देखे। लीलार का अर्थ ललाट, टीको माथे पर पहनने जाने वाला आभूषण, नथ के साथ जो मांग टिक्का आता है उसी आभूषण को टिक्का शब्द के जरिए प्रकट किया है। जरितु यानी जराई, जरितु जराई का अर्थ है जड़ाऊ काम से जड़ा हुआ, अर्थात उसमें जड़ी का काम किया हुआ है, यानी उसमें बहुत गहन तरीके से कढ़ाई की हुई है, बहुत सुंदर डिजाइन उसमें बनाया गया है, इसलिए उसे जरितु जराई कहा गया है। प्रसंग यही है कि नायिका के जड़ाऊ टीका माथे की शोभा को बहुत अधिक बढ़ा रहा है। उस शोभा को देखकर नायक रीझ जाता है और माथे पर पहने हुए टीके को के सौंदर्य कारण आकर्षित होकर नायक स्वयं से कहता है। उसके ललाट पर जड़ाऊ काम से जड़ा हुआ टीका, अर्थात बहुत ही सुंदर और आकर्षक कढ़ाई से बनाया गया टीका, बहुत ही आकर्षक डिजाइन वाला टीका बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। वह इस प्रकार लगता है मानो चंद्रमंडल में सूर्य आकर चंद्रमंडल की छवि को बढ़ा रहा है। कहने का भाव यह है कि वैसे तो देखा जाए तो सूर्य के आगे चंद्रमा की कोई छवि नहीं होती है, चंद्रमा की छवि फीकी पड़ जाती है, परंतु यहाँ कवि ने इसी प्रकार बताया है कि चंद्रमा की छवि भी सूर्य के आ जाने से बहुत ही आकर्षक और सुंदर बढ़ जाती है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, कवि ने इस तरह का प्रयोग कैसे किया है। यहाँ नायिका का जो मुख है वो चंद्रमंडल के आकार का है, चंद्रमंडल की तरह है, और उसके मस्तिष्क पर जो टीका धारण कर रखा है वह सूर्य की कांति और आभा को प्रकट करता है। दोनों का मेल बहुत ही आकर्षक और सुंदर होता है। जो भी नायक या युवा और तरुण कोई भी उस सौंदर्य को देखेगा तो अवश्य ही उस नायिका के प्रति आकर्षित होगा, उसके मन में अवश्य ही उस नायिका के प्रति प्रेम भाव पैदा होगा। कहना ये भी चाहते हैं कि नायिका युवा हो गई है, नायिका अब प्रेम करने की योग्य है। जो भी नायक उसकी ओर देखेगा अवश्य उसकी ओर आकर्षित होगा, उसी का होकर के रह जाएगा। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का मुख्य रूप से प्रयोग देखने को मिलता है। नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण कवि ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। कवि की कल्पना शक्ति और समाहार शक्ति बड़ी अद्भुत है, इस पद के जरिए देखी जा सकती है। भाषा कवि की वही ब्रज है। अगला छंद देखें। लसतु सेत सारी ढप्यो तरल तर्यो ना कान पर्यो मनो सुर सरी सलिल रवि प्रतिबिंदु बिहान। लसतु सेत सारी ढप्यो तरल तर्यो ना कान पर्यो मनो सुर सरी सलिल रवि प्रतिबिंबु बिहान। तरल का अर्थ है चंचल, हिलता हुआ। बिहान का अर्थ है प्रातःकाल। प्रसंग यही है
कि नायिका के त्राटक की शोभा बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, मन को मोह लेने वाली है। इसी बात को लक्षित करने के बहाने सखी नायक से उसका कंप सात्विक भाव प्रकट करके उसके प्रति अनुराग व्यंजित करती हुई नायिका की सखी नायक से कहती है, यानी नायक के मन में उस नायिका के प्रति प्रेम भाव पैदा करना चाहती है और वो बताती है कि नायिका कंप सात्विक भाव से युक्त है। यानी श्रृंगार रस में अनेक तरह के सात्विक भाव होते हैं। जब नायक नायिका के मन में प्रेम के कारण अनेक रोमांच होते हैं और वो रोमांच शरीर पर अनेक तरीके से दिखाई देते हैं, जैसे पसीना आ जाना, कंपी छूट जाना, हाथ कांपना, इस तरह से, या शरीर पर पहने आभूषण कंपा जाना, इन्हीं को सात्विक भाव कहा है। तो यहाँ कंप सात्विक भाव दिखाई दे रहा है। और देखिए इसका अर्थ क्या कह रहे हैं कवि। उस नायिका ने कान में आभूषण धारण कर रखा है, यानी उसको तरोना कहा गया है। नायिका के कान में जो तरोना है वो कंप कंपाने लगता है। प्रेम के अतिरेक के कारण वो हिलने लगता है, जो कि नायिका ने जो सफ़ेद साड़ी पहन रखी है उससे ढका हुआ है। फिर भी सफ़ेद साड़ी के अंदर ढका हुआ होते हुए भी उसका हिलना, उसका कंपना साफ साफ साड़ी के से देखा जा सकता है। यानी साड़ी इतनी झीनी है कि वो तरोना जो है कंपाता है, हिलता है, तो साड़ी के अंदर से साफ साफ दृष्टिगोचर होता है। और वो उस समय ऐसा लगता है मानो प्रातःकाल सूर्य का प्रतिबिंब गंगा जी के जल में हिलता हुआ प्रतीत होता है। गंगा की लहरों के बीच में जब सुबह का सूर्य उसमें प्रतिबिंबित होता है और लहरें जो कि चंचल होती हैं, उन लहरों के अंदर उस सूर्य के बिंब को जब हम देखेंगे तो वह बिंब भी हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही नायिका के तरोना का यानी कान के आभूषण का सौंदर्य है। यानी कहने का भाव यह है, नायिका प्रेम में रोमांचित है, उसके अंदर उसके मन में अनुराग का भाव पैदा हो गया है। नायक को याद करके उसके अंदर कंप जैसे सात्विक भाव प्रकट हो गए हैं। अगला छंद देखें। हम हारी के हा पाइनु पर्यो प्योरू लेहू कहा अजहू किए तेह तर्यो त्योरू। हम हारी कई हा पाइनु पर्यो प्योरू लेहू कहा अजहू किए तेह तर्यो त्योरू। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखें। हा का अर्थ है ब्रज में जब कोई अत्यंत दीनता से विनती करता है और जिससे विनती करता है तो उसकी हा अथवा हा कह करके संबोधित करता है यहाँ। और प्योरु का अर्थ है प्रियतम। तेह का अर्थ तेह तर्यो यानी रोष के कारण तैरते हुए, गर्जना करते हुए। जब कोई आदमी गुस्से में होता है तो गुस्से में गर्जना करता है, हुंकारता है, उसी के लिए तेह तर्यो कहा है। और त्योरु का अर्थ है सेवा। यहाँ प्रसंग यह है कि नायिका ने मान किया है, उसके मान को उसकी सखी छुड़ाना चाहती है। मान से अर्थ है नायिका नायक से किसी बात को लेकर नाराज है और वो चाहती है कि नायक उसको मनाए और उसकी बात माने। और इसी बात को लेकर नायिका जो नाराज हुई है उसको मान, साहित्यिक भाषा में मान कहा है। तो यहाँ उसके मान को उसकी सखी छुड़ाना चाहती है, उसको समझा रही है, कह रही है हम सखियाँ हम सब तुमसे हा करते थक गई हैं, अर्थात तुमसे ये विनती करते करते थक गई हैं
कि यह सब तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हारा इतना अधिक मान करना बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है। तुम्हारा जो नायक है वह तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता है, फिर भी तुम उसकी बात को मान नहीं रही हो, फिर भी तुम उससे बार बार नाराज़ हुई जा रही हो। आखिर तुम्हें अपना हठ छोड़ देना चाहिए है। इसलिए हम तुमसे विनती करते करते तुम थक गई हैं और यहाँ तक भी हम तुम्हारे पाँव में भी गिरा रही हैं, पाँव में भी गिर रही हैं और कह रहे हैं कि तुम अपना मान छोड़ दो, पर तुम जो हो मानती नहीं हो और रोज़ से और अधिक कड़े तेवर तुम कर रही हो, यानी बहुत अधिक और अधिक नाराज़ हो रही हो। आखिर क्यों तुम इतना नाराज़ हो रही हो? आखिर इतना नाराज़ होने का क्या कारण है, जबकि हम तुम्हारे पाँव पड़ रही हैं, तुमसे विनती कर रही हैं, हा हा कर रही हैं, फिर भी तुम्हारे पर हमारी बात का, हमारी विनती का कोई असर ही नहीं पड़ता। ये व्यवहार तुम्हारा बिल्कुल उचित नहीं है। अगर तुम हमारी बात को नहीं मानी, अगर तुमने अपना मान नहीं छोड़ा, तो संभव है कि तुम्हारा प्रियतम निराश होकर के यहाँ से चला जाए और बाद में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा। इसलिए हे सखी, तुम हमारी बात मान लो और जो मान करने का हठ ठाना है उस मान को तुम छोड़ो और अपने प्रियतम से मिलो। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष आगे के दोहे दूसरे वीडियो में लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।